हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बैक बॉन्डिंग कंप्लीट किया था, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। बस इसी का नेम है, ठीक ना। तो ब्रिज बॉन्डिंग या फिर बनाना बॉन्डिंग क्या होता है, तो ये समझने से पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि डाइमर ऑफ AlCl3 एग्जिस्ट while dimer of BCl3 does not explain। मतलब अगर AlCl3 का डाइमर एग्जिस्ट करता है लेकिन BCl3 का नहीं करता है, अब इसका रीजन चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म समझते हैं, डाइमर, राइट। तो ये डाइमर का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे डाइमर में बेसिकली दो टर्म है, एक डाई और मर। तो ये डाई का मतलब समझ में आ रहा है आपको, मोनो, डाई, ट्राई। डाई मीन्स टू, मर मीन्स होता है यूनिट। तो डाइमर मीन्स टू यूनिट, समझ में आ रहा है। जैसे कोई बोल दे मोनोमर, तो मोनो मीन्स सिंगल, मोनोमर मीन्स सिंगल यूनिट, डाइमर मीन्स टू यूनिट, ट्राइमर मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, तो ट्राइमर मीन्स थ्री यूनिट्स। पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब हो जाएगा पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, राइट। मर मीन्स यूनिट, फिर से बहुत ज्यादा यूनिट अगर एक साथ मिलेंगे तो इसको पॉलीमर बोलते हैं। तो यार अगर AlCl3 का डाइमर देखा जाए मीन्स टू यूनिट ऑफ AlCl3 को कंबाइन कर दो तो ये क्या बन जाएगा, Al2Cl6। तो ये बन गया AlCl3 का डाइमर हो गया Al2Cl6। तो Al2Cl6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन यार एल्यूमिनियम के जस्ट ऊपर बोरॉन है, तो BCl3 का डाइमर अगर एग्जिस्ट करता तो ये होता B2Cl6, लेकिन ये B2Cl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन क्या है, पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ये सिस्टम का, अब इसका रीजन सोचते हैं। देखिए अगर आप BCl3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, बोरॉन, क्लोरीन, 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 ऐसा होगा। अगर मैं AlCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो एल्यूमिनियम, क्लोरीन, 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 इतना चमका। ये BCl3 का स्ट्रक्चर है, ये AlCl3 का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है आपको कि आप बोरॉन के पास 2p वैकेंट है, ये हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में होगा, 3p में होगा, राइट। तो 3p से 2p में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। मीन्स हो क्या रहा है, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर देखा जाए पहले तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरॉन के पास जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। लेकिन होगा क्या कि क्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन को दे देगा, इसका ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर AlCl3 में देखा जाए तो एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये बेसिकली 3p रहेगा, क्लोरीन के पास लोन पेयर रहेगा, ये भी 3p से है। यहां पे अगर बैक बॉन्डिंग सोचा जाए, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये बेसिकली 3p पाई बन रहा है, राइट। लेकिन यार ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो आप देखेंगे कि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, वैकेंट ऑर्बिटल था इसके पास, लेकिन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्लियर है। लेकिन AlCl3 में, यहाँ पे AlCl3 में क्या होगा कि एल्यूमिनियम के पास 3p ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास भी 3p ऑर्बिटल, 3p पाई बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है, तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल अभी एज इट इज रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। मीन्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। समझ में आया। तो अगर बैक बॉन्डिंग हो जाने से क्या होगा कि जो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, लेकिन यहां पे यूज नहीं हुआ। इतना पॉइंट चमका। अब क्या होगा, अब अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, दो यूनिट मिलके कंबाइन हो जाते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, देखिए एल्यूमिनियम है, फिर लेट्स से मैं यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन लिख देता हूँ ऐसा। एक और मैं यूनिट ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। आपको पता है एल्यूमिनियम के पास वैकेंट 3p ऑर्बिटल है, यहाँ भी वैकेंट 3p ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये भी क्या करेगा, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा इस एल्यूमिनियम के साथ। इस एल्यूमिनियम में अभी
बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मीन्स अभी भी ये ऑर्बिटल वैकेंट है, इसलिए दूसरे क्लोरीन के साथ, दूसरे क्लोरीन मीन्स दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन के साथ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। यहां पे अगर देखा जाए तो बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, लोन पेयर है, लोन पेयर है। इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट, ये वैकेंट ऑर्बिटल तो यहां पे क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, बैक बॉन्डिंग में यूज हो रहा है मींस अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल इफेक्टिव रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन चलिए आपको इतना समझ में आ गया कि अब फिर ये दूसरे क्लोरीन के साथ ये लोन पेयर एक्सेप्ट ऐसे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करेगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो ऐसे Al2Cl6 एग्जिस्ट करेगा, ऐसे B2Cl6 ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब क्या होगा? अब चलिए एक लॉजिक तो आपको ये समझ में आ गया कि बैक बॉन्डिंग होने के कारण अभी बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, घर से ही मिल जा रहा है। दूसरा लॉजिक ये है, अभी सेकेंड लॉजिक पे आ रहा हूं, इसका आंसर मैं एक और एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि यार बोरॉन है, मान लेते हैं कि अगर ये क्लोरीन से लोन पेयर एक्सेप्ट किया होता, अब देख रहे हैं बोरॉन 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इस केस में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता। बोरॉन बेसिकली अगर 4 बॉन्ड बना ले तो sp3 हो जाता। आप देखेंगे कि पहले वाले मॉलिक्यूल में बोरॉन है, इसके सराउंडिंग में 3 क्लोरीन एटम है। थर्ड पीरियड एलिमेंट है क्लोरीन, बोरॉन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एंड सेकेंड पीरियड में थर्ड पीरियड एलिमेंट का साइज ज्यादा होता है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इतना आपको पता है, मीन्स बोरॉन का साइज तो बहुत ही स्मॉल रहेगा और यहाँ पे 3 क्लोरीन बहुत ही लार्ज साइज के 3 क्लोरीन सराउंडिंग में रहेंगे। क्लियर है? यहां पे अगर देखा जाए एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट मीन्स एल्यूमिनियम का साइज ऑलरेडी ज्यादा रहेगा, यहां पे 3 क्लोरीन फिर से और आएंगे, मीन्स यहाँ पे बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे अगर ये एल्यूमिनियम है क्लोरीन। ये बस मैं आपको कंपैरेटिव साइज बता रहा हूँ कि बोरॉन का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल रहेगा, एल्यूमिनियम का साइज लार्ज है। अब क्या होगा, आप इमेजिन करिए बोरॉन छोटू सा है, इसके सराउंडिंग में 3 लार्ज साइज क्लोरीन एटम है, राइट। अगर B2Cl6 एग्जिस्ट करता, फिर से क्या बोला मैंने, अगर B2Cl6 एग्जिस्ट करता तो क्या होता, बोरॉन के सराउंडिंग में कितने एटम आ रहे हैं? बोरॉन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 ये 4 क्लोरीन एटम सराउंडिंग में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? मीन्स अब खुद से सोचो, बोरॉन ऐसी स्मॉलर एलिमेंट है, 3 ऑलरेडी लार्ज एटम है, तो यहाँ पे 4th एलिमेंट आने का यहाँ पे स्पेस है ही नहीं। समझ में आ रहा है? मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं क्लोरीन के, तो 4th एलिमेंट ऐसे ऑक्यूपाई होने का चांस है ही नहीं। लेकिन इस केस में एल्यूमिनियम का साइज ऑलरेडी ज्यादा है, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, यहां पे 4 क्लोरीन, जैसे एल्यूमिनियम है 1 2 3 4 क्लोरीन एकोमोडेट हो सकते हैं। नहीं समझा? ये लास्ट वाला पॉइंट आपको नहीं समझा होगा। देखिए इस फैक्टर को बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टेरिक क्राउडिंग, राइट, या फिर इसको अपन बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मींस हिंड्रेंस क्रिएटेड ड्यू टू लार्ज साइज एटम। आप खुद से इमेजिन करो कि कोई बहुत बड़ा सा एटम है, ठीक, तो इसके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे एटम एकोमोडेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, तो अब इसके सराउंडिंग में क्या होगा? अगर मैं सेम सराउंडिंग एटम ले लूं, तो इतने सारे सराउंडिंग एटम इसके सराउंडिंग में एकोमोडेट हो सकते हैं क्या? खुद से दिमाग लगाओ, बिल्कुल नहीं हो सकते यार।
नहीं, खुद से इमेजिन करो कि अगर मैं बहुत ही दुबला पतला हूं, राइट, हूं भी, तो अगर दुबला पतला हूं तो ऐसे कितने लोग मेरे सराउंडिंग में आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग, मतलब 5 6 लोग आ सकते हैं, राइट। और अगर मैं बहुत ही एकदम लार्ज ऐसे हूं, अंडरटेकर टाइप, तो क्या होगा? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर 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 इधर, कितने सारे लोग मेरे सराउंडिंग में आ सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं। समझ में आया क्या? सेम चीज यहां पे हो रहा है। बोरॉन बहुत ही स्मॉलर एलिमेंट है, स्मॉलर एलिमेंट है तो चलो 3 क्लोरीन, 3 लार्ज साइज एटम तक एकोमोडेट हो रहे थे, लेकिन 4 लार्ज साइज एटम को एकोमोडेट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। इनके बीच में बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन लगेगा। तो भाई स्टेरिक रिपल्शन क्या होता है? तो स्टेरिक रिपल्शन मींस रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक रिपल्शन, ये तीनों सेम टर्म है। लिख देता हूं मैं यहां पे, एक और टर्म है स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब वही है। स्टेरिक रिपल्शन मींस रिपल्शन कॉज्ड ड्यू टू लार्ज साइज एटम, स्टेरिक क्राउडिंग मींस क्राउडिंग ड्यू टू लार्ज साइज एटम, स्टेरिक हिंड्रेंस मींस हिंड्रेंस क्रिएटेड ड्यू टू लार्ज साइज एटम। समझ में आया क्या? तो यार बोरॉन स्मॉलर एलिमेंट है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। लेकिन एल्यूमिनियम लार्ज साइज एलिमेंट है, लार्ज साइज एलिमेंट है तो इसके सराउंडिंग में 4 क्लोरीन एकोमोडेट हो सकते हैं, इसीलिए Al2Cl6 एग्जिस्ट कर सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको 2 लॉजिक बताया। पहला लॉजिक क्या बताया? BCl3 में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा, 3p पाई 2p पाई इफेक्टिव होता है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होने के कारण बोरॉन का जो वैकेंट ऑर्बिटल था ये खुद के घर से ही मिल गया इसको, राइट। ये क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पार्टनरशिप करेगा। पार्टनरशिप मींस इसका लोन पेयर खुद लेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। क्लियर है? लेकिन BCl3 में क्या हुआ था? घर में ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, बाहर से पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? तो इसलिए BCl3 डाइमर फॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन AlCl3 को डाइमर फॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में अगर बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी मॉलिक्यूल में अगर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है, तो ये मॉलिक्यूल डाइमर फॉर्म नहीं कर सकता है। चमका? सेकंड चीज मैंने बताया कि अगर BCl3 से मान लीजिए B2Cl6 फॉर्म होता, मान लीजिए अगर B2Cl6 फॉर्म होता, तो फिर यार बोरॉन के सराउंडिंग में 4 क्लोरीन एटम आ जाएंगे। ऐसे ही बेचारा बोरॉन इत्तू सा एलिमेंट है, इत्तू सा एलिमेंट में 3 क्लोरीन तक तो चलो भाई एकोमोडेट कर लेगा, तीनों एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। लेकिन अब 4 क्लोरीन को एकोमोडेट होना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो ये B2Cl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। चमका क्या इतना? तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और ये पॉइंट लिखिए आप। देखिए कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग and steric repulsion, due to back bonding and steric repulsion, तो आप लिख सकते हैं स्टेरिक रिपल्शन क्या होता है ब्रैकेट में, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एंड स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन के ब्रैकेट में लिख लीजिए रिपल्शन ड्यू टू लार्ज साइज एटम, रिपल्शन ड्यू टू लार्ज साइज एटम, ब्रैकेट क्लोज करिए, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एंड स्टेरिक रिपल्शन B2Cl6 डज नॉट एग्जिस्ट, B2Cl6 डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया? आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि स्मॉल साइज बोरॉन एटम, स्मॉल साइज
boron atom, small size boron atom cannot accommodate 4 large size surrounding atom. इस लिख देता हूं, आप लिख लो सराउंडिंग एटम कैनॉट एकोमोडेट 4 लार्ज साइज सराउंडिंग एटम। हो गया। तो आपको यहां से एक चीज कंक्लूजन मिलेगा। कंक्लूजन क्या है कि डाइमेराइजेशन कब होगा। तो डाइमेराइजेशन होने के लिए या फिर बनाना बॉन्डिंग या फिर ये ब्रिज बॉन्डिंग होने के लिए, ठीक। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिज बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं इसको। अब देख रहे हैं यार, ये जो एल्यूमिनियम है ये मॉलिक्यूल था और ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड AlClAl, इन दोनों सेंट्रल एटम के बीच में एज अ ब्रिज वर्क कर रहा है क्या, यहां भी एज अ ब्रिज वर्क कर रहा है क्या, तो इसलिए इनको अपन बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक। तो यार ब्रिज बॉन्डिंग होने के लिए कंडीशन क्या है कि पहली बात वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल इफेक्टिवली नहीं है क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग में यूज हो गया। तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, बैक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज आप बोल सकते हो स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस था, अब यहाँ पे डाइमेराइजेशन या फिर ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगा। तो लिखिए इसमें कंडीशन फॉर ब्रिज बॉन्ड, कंडीशन फॉर ब्रिज बॉन्ड। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट central atom must have vacant orbital. Central atom must have vacant orbital. Point number 2, first condition, central atom must have vacant orbital. Second thing, back bonding should be absent. Third condition, steric hindrance should be less. मैं आपको बता दूं ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। तो हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन क्या होता है। तो रिपल्शन ड्यू टू लार्ज साइज एटम, एटम का जितना साइज इंक्रीज होते जाएगा स्टेरिक रिपल्शन इंक्रीज होते जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर मान लीजिए लार्ज साइज एटम है, अगर ये पास में रहेंगे तो भी इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन इंक्रीज ज्यादा रहेगा। अगर इनको मैं दूर कर दूं तो फिर स्टेरिक रिपल्शन रिलेटिवली कम होगा। तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि स्टेरिक रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इंक्रीज होगा, स्टेरिक रिपल्शन इंक्रीज होगा, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्टेंस। आपको पहले इतना तो चीज तो समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि डाइमर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइमर ऑफ बोरॉन ट्राइहेलाइड डज नॉट एग्जिस्ट। एक्सप्लेन। बोरॉन ट्राइहेलाइड का आप मतलब समझते होंगे। बोरॉन के साथ फ्लोरीन लगा दो, 3 फ्लोरीन, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया। बोरॉन के साथ 3 क्लोरीन लगा दीजिए, बोरॉन ट्राइक्लोराइड हो गया।
बोरॉन के साथ 3 ब्रोमीन लगा दीजिए, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड हो गया। मतलब यार कि BF3 का डाइमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, BCl3 का डाइमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, BBr3 का भी डाइमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, BI3 का भी डाइमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब B2F6 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको ही बताया। BF3 में यहाँ पे तो यार चलो फ्लोरीन स्मॉल साइज एलिमेंट है, मतलब अगर बोरॉन छोटा है तो फ्लोरीन भी छोटे हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ आप बोल सकते हैं BF3 में स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा तो फिर खुद से ही घर से ही इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो किसी और BF3 से इसको इलेक्ट्रॉन लेने की नीड है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे BF3 डाइमर फॉर्म नहीं करेगा। BCl3 में क्या होता है? बैक बॉन्डिंग होता है, राइट। बैक बॉन्डिंग BF3 से थोड़ा कम होगा। यहाँ पे 2p-pi 2p-pi, यहाँ पे 3p-pi 2p-pi बैक बॉन्डिंग, लेकिन एक फैक्टर और प्लस स्टेरिक रिपल्शन होगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे सराउंडिंग एटम आ गया। क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, साइज ज्यादा है, तो बोरॉन छोटू सा 3 क्लोरीन साइड में आ गया। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्लस स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए अब ये BCl3 डाइमर फॉर्म नहीं करेगा। BBr3 और BI3, आपको पता है BBr3 मींस ब्रोमीन, तो यार फोर्थ पीरियड 4p-pi 2p-pi, इतना बैक बॉन्डिंग कोई इफेक्टिव है नहीं, राइट। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन, ब्रोमीन का साइज और ज्यादा होता है। मतलब छोटू सा बोरॉन, ब्रोमीन तो इतना बड़ा हो गया यार, राइट। क्लोरीन से ज्यादा साइज ब्रोमीन का होता है, तो BBr3 में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो B2Br6 फॉर्म करने के लिए बोरॉन के सराउंडिंग में कितने बोरॉन होने चाहिए? सॉरी, बोरॉन के सराउंडिंग में कितने ब्रोमीन होने चाहिए? B2Br6 में अगर एग्जिस्ट करता तो बोरॉन ब्रोमीन 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 बोरॉन ब्रोमीन ब्रोमीन, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता ना। अभी मैंने ड्रॉ किया था, तो बोरॉन के सराउंडिंग में 4 ब्रोमीन, स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा। बोरॉन के सराउंडिंग में फिर से आयोडीन का साइज और ज्यादा, तो इन दोनों केस में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए ये डाइमर फॉर्म नहीं करेंगे ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। हो गया? चलिए, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो फिर आपको एक चीज और समझ में आ जाएगा। अब ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक ना। लिखिए BH3 फॉर्म्स डाइमर while BCH3 whole thrice does not explain। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में ही देख लेते हैं अपन। इसके लॉजिक, क्वेश्चन का BH3 का डाइमर होता है, BCH3 होल थ्राइस का नहीं होता है। इसका रीजन मेरे हिसाब से सबके पास होना चाहिए। खुद से दिमाग लगाइए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और आप रीजन इनके लॉजिक का दे सकते हैं। सोचिए जरा, सबसे पहले बात कर लेते हैं BH3, बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा क्या? बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो BH3 में नो बैक बॉन्डिंग। बहुत अच्छी बात, नो बैक बॉन्डिंग। वैकेंट ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम है, वैकेंट ऑर्बिटल ऑन सेंट्रल एटम है, राइट। और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? आपको पता है हाइड्रोजन इत्तू सा होता है, कित्तू सा, इत्तू सा, तो हाइड्रोजन का साइज तो बहुत ही स्मॉल है यार, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन है ही नहीं। नो स्टेरिक रिपल्शन, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत ही, या फिर बोल सकते बहुत ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस है।
बैक बॉन्डिंग में नहीं हो रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के पास है ही, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो यहाँ पे तीनों ही क्राइटेरिया देख सकते हैं आप। तो ये ब्रिज बॉन्डिंग या फिर डाइमर फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं कैन फॉर्म BH3 कैन फॉर्म डाइमर। क्लियर? डाइमर कैसे फॉर्म करेगा देखेंगे, लेकिन हमें इतना समझ में आया कि BH3 डाइमर फॉर्म करेगा। लेकिन यार BMe3 में अगर आप देखेंगे बोरॉन CH3 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 ये डाइमर फॉर्म क्यों नहीं करेगा? खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि डाइमर फॉर्म नहीं करेगा। लॉजिक सोचना है क्यों नहीं करेगा। वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल है नहीं बिकॉज कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, तो यहां पे बैक बॉन्डिंग में नहीं हो रहा है। लेकिन एक क्राइटेरिया CH3 का साइज बहुत ज्यादा होता है, तो फिर से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए BCH3 होल थ्राइस डाइमर फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, तो आप लिख लीजिए पॉइंट। अब तो BH3 के लिए लिखिए और इसमें लिखिए कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद लिखिए BCH3 होल थ्राइस डज नॉट फॉर्म डाइमर, does not form dimer due to steric repulsion between large size methyl group, due to steric repulsion between large size methyl group, due to steric repulsion between large size methyl group। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये AlCl3 है, तो होल N अगर बहुत सारे AlCl3 के मॉलिक्यूल मिल गए, 2 मिल गए तो AlCl3 होल ट्वाइस लिखेंगे, 3 मिल गए तो AlCl3 होल थ्राइस लिखेंगे, N मॉलिक्यूल मिल गए तो AlCl3 होल N लिखेंगे, राइट। अगर आप इसको, ये बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है पॉलीमेरिक फॉर्म, राइट। मैं चलो इसको लिख देता हूं कि याद रखिए पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में होता है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये डाइमर में बनेगा। मान लीजिए बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, आप इसको आग लगा दो, हीट कर दो, ब्रेक होगा। बहुत ही सिंपल है। तो ये डाइमर में ब्रेक होता है हीट करने पे, तो डाइमर इसका होगा Al2Cl6, राइट। तो ये डाइमर गैस में होता है, डाइमेरिक फॉर्म इन वेपर फेज, डाइमेरिक फॉर्म इसका वेपर फेज में मिलता है। और अगर आप हाई टेम्परेचर कर दो, हाई टेम्परेचर, ये बन जाएगा AlCl3। ठीक, ये भी गैस फेज में होता है, सिंगल यूनिट है तो इसको बोलेंगे मोनोमेरिक फॉर्म। ये हो जाएगा मोनोमेरिक फॉर्म इन वेपर फेज। चलिए मैं इन तीनों का ही आपको स्ट्रक्चर पहले एक चीज बताता हूं एक बार। ये जो AlCl3 है गैसेस फेज में, इसका स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा यार। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इधर डाइमर का ड्रॉ करूंगा, इधर पॉलीमर का ड्रॉ करूंगा। तो ये जो एल्यूमिनियम रहेगा 3 क्लोरीन ऐसे ही रहेगा, क्लियर है। AlCl3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा एल्यूमिनियम का। फिर इसके बारे में बोले प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, आप बोल सकते हैं ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर या नॉन पोलर, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इधर इधर इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0, इसीलिए ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, म्यू इज इक्वल टू 0 है।
राइट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्लियर है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसीलिए ये, क्योंकि इसके पास जस्ट एल्यूमिनियम के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसलिए ये बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, अगर ये लोन पेयर बाहर से एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये लेविस एसिड होगा। क्लियर है क्या? अब चलिए बात कर लेते हैं अपन Al2Cl6 के बारे में। आपको डाइमर का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया था, तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, क्लोरीन, 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 इसका लोन पेयर है तो ये इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रहा है? यहां पे अगर देखा जाए तो इसका एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। अब लेकिन यार sp3 ये स्ट्रक्चर थोड़ा 3D में फील करिए कैसा होगा। sp3 स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं कि sp3 स्ट्रक्चर आपको कुछ ये ऐसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको एक दो पेन और ले लेता हूं। देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा होगा। एल्यूमिनियम है, इससे 4 क्लोरीन अटैच है और ये एल्यूमिनियम sp3 है। sp3 मींस ये ऐसा रहेगा, आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता। ध्यान रखिए टेट्राहेड्रन में दो बॉन्ड, जैसे ये दो बॉन्ड है, इस दोनों बॉन्ड के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर इन द सेंस इन दोनों बॉन्ड का जो प्लेन है, इन दोनों बॉन्ड का प्लेन है, इन दोनों बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आप चाहें तो घर पे पेन ऐसे करिए, ऐसे टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। आप किसी भी दो बॉन्ड को, ये दो बॉन्ड ले लिया, इसका जो प्लेन आएगा, जो प्लेन है, इस प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, कि एल्यूमिनियम है सेंटर पे, क्लोरीन, क्लोरीन को मैं बोर्ड के प्लेन में रख रहा हूं। ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, बोर्ड के प्लेन में है। नेक्स्ट ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, एक क्लोरीन अंदर है और एक क्लोरीन लेट से बाहर है। अब यहां पे फिर से ये एल्यूमिनियम sp3 टेट्राहेड्रल है, तो ये कैसे अटैच रहेगा? यहां पे ऐसे रहेगा और यहां से एल्यूमिनियम क्लोरीन अटैच कर दीजिए ऐसे। मान लिया मैंने कि एल्यूमिनियम है, क्लोरीन, क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में, ये क्लोरीन अंदर है और एक क्लोरीन बाहर है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम इस क्लोरीन से अटैच है, तो ऐसे अटैच रहेगा, राइट। अब यहां से इस एल्यूमिनियम से दो क्लोरीन और है। इमेजिन करिए अगर दो बॉन्ड इसके प्लेन में आ गया, नेक्स्ट दो बॉन्ड कैसे होंगे? फिर से टेट्राहेड्रल, मतलब आप खुद से इमेजिन करिएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। नहीं चमका? थोड़ा सा ट्राई करिए आप कि ये जो एल्यूमिनियम है, दो बॉन्ड मान लीजिए किसी भी प्लेन में मान लेते हैं, या फिर चलो अपने ऐसे इमेजिन करते हैं। मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं। मैंने आपको एक चीज सिखाया है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, मान लीजिए कार्बन है, इससे 4 बॉन्ड है, राइट। 4 बॉन्ड में दो बॉन्ड एक प्लेन में रहते हैं और दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड प्लेन के बाहर जाएगा, एक बॉन्ड प्लेन के अंदर आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता है ना? जैसे मान लीजिए कि ये है, ये और ये बॉन्ड, कौन कौन से? ये और ये बॉन्ड इस बोर्ड के प्लेन में है, ये बॉन्ड इस बोर्ड के बाहर है। इसको अपन, जो बोर्ड के बाहर है, इसको अपन ऐसे वेज से डिनोट करते हैं। एक बॉन्ड ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर देखा जाए बोर्ड के अंदर जाएगा इस प्लेन में, तो जो अंदर जाएगा बिलो द प्लेन होगा, इसको अपन ऐसे डैश से डिनोट करते हैं। समझ में आया? अब अगर मैं इसको 3D में ड्रॉ करने का ट्राई करूं, ठीक ना, 3D में सोचिए कैसा होगा। मान लीजिए यहां पे एल्यूमिनियम है, तो एक काम करता हूं, मैं एक क्लोरीन और इस क्लोरीन को, एक को बोर्ड के बाहर, एक को बोर्ड के अंदर ले लेता हूं। ठीक, सोचिए क्या होगा। एक क्लोरीन बोर्ड के बाहर, एक क्लोरीन बोर्ड के अंदर, और ये दोनों क्लोरीन ये बोर्ड के प्लेन में ही रहेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट ये जो एल्यूमिनियम है, ये ऐसे अटैच होगा, क्योंकि क्लोरीन तो दोनों में कॉमन है, तो ऐसे अटैच होगा। तो अब यहां पे क्या होगा,
एल्यूमिनियम, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, लेकिन ये भी टेट्राहेड्रल है। तो दो बॉन्ड अगर बोर्ड के प्लेन में हो गया तो ये दो बॉन्ड प्लेन के एक बाहर होगा एक अंदर होगा, मीन्स यहां पे फिर से क्लोरीन बाहर क्लोरीन अंदर। तो ये 3D में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? चलिए मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। एक वेज, इसको वेज बोलते हैं, इसको डैश बोलते हैं। तो जो वेज बोला है वो प्लेन के बाहर होगा, जो डैश है वो प्लेन के अंदर है। फिर ये नॉर्मल लाइन का मतलब इस बोर्ड के प्लेन में ही रहेंगे, राइट। फिर यहां से ये दो बोर्ड के प्लेन में ही रहेंगे। फिर ये क्लोरीन बाहर रहेगा, एक क्लोरीन ऐसे अंदर रहेगा। आप खुद से चाहो तो आपके पास अगर कितने, मेरे पास 6 पेन है, 8 पेन्स रहेंगे तो आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो, राइट। ये एक बोर्ड के बाहर एक बोर्ड के अंदर। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोर्ड के बाहर बोर्ड के अंदर, फिर यहां भी एक बोर्ड के बाहर बोर्ड के अंदर, और यहां से ऐसे ऊपर अटैच रहेगा। अब देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेन, एक प्लेन में नहीं है, ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, पहले तो मैं बोलूं कि ये स्ट्रक्चर पहले तो नॉन प्लेनर है। सेकेंड थिंग, आप एक चीज बोल सकते हैं कि इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन, ये एल्यूमिनियम 4 बॉन्ड से अटैच है, इसीलिए इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, राइट। अब देखा जाए कि ये जो बॉन्ड है या फिर जो मॉलिक्यूल है, पोलर है या नॉन पोलर है। आपको पता है इस एल्यूमिनियम से 4 क्लोरीन अटैच है और सारे ही सेम है, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहां भी जीरो, यहां भी जीरो होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो मीन्स ये स्ट्रक्चर नॉन पोलर होगा, म्यू इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? एल्यूमिनियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोल सकता हूं एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। क्लियर है? अब एक चीज देखेंगे, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, नीचे से भी एक ऐसा बॉन्ड दिख रहा है, राइट। तो ये बॉन्ड बेसिकली, इसमें कितने सेंटर है? यहां देखा एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, 3 सेंटर है, और देखा जाए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर इस बॉन्ड में देखा जाए 3 सेंटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं 3 सेंटर 3c 4e बॉन्ड। 3c 4e बॉन्ड मीन्स 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, ये 3 सेंटर हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है। आई होप इतना क्लियर है। लेकिन जब इसका पॉलीमर बनेगा, मतलब पॉलीमर मीन्स बहुत सारे AlCl3 मिल आके ऐसे कंबाइन होंगे। अब देख रहे हैं कि जब मोनोमर में था तो इसके एल्यूमिनियम के साथ जस्ट 3 बॉन्ड अटैच थे, डाइमर में आया तो 4 बॉन्ड अटैच हो गया। पॉलीमर में क्या होता है कि एल्यूमिनियम का वैसे अगर देखा जाए तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसका मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी 6 होता है। एल्यूमिनियम कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? एल्यूमिनियम मैक्सिमम 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी थर्ड पीरियड का 6 होता है। तो यार अभी ये जो एल्यूमिनियम है 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्या होगा? एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन के साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, AlCl6। लेकिन क्या होगा फिर से, ये जो अब एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इस केस में? मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए sp3d2 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब ये पॉलीमर कैसे फॉर्म होगा? देखिए डाइमर में तो बस 2 ग्रुप आके कंबाइन हो गए थे, पॉलीमर में क्या होता है, इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे। तो क्या होगा, इन दोनों क्लोरीन से फिर से ऐसे एल्यूमिनियम, इनमें दोनों में कॉमन रहेगा, बाकी फिर से इधर चलते जाएगा, इधर एल्यूमिनियम फिर से ऐसे चलते जाएगा, इधर एल्यूमिनियम, ऐसे स्ट्रक्चर चलते जाएगा। फिर इधर से इसमें से 2 में से फिर से एल्यूमिनियम अटैच होके, इधर 2 से अटैच होके, इसमें 2 से एल्यूमिनियम अटैच होगा, इधर 2 से एल्यूमिनियम अटैच होगा, इधर 2 से इधर 2 से, फिर जो मॉलिक्यूल आएगा उनमें से एल्यूमिनियम अटैच होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन हो जाएंगे,
तो ये बेसिकली पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रहा है? ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये स्ट्रक्चर भी नॉन प्लेनर होता है। तो आई होप तो AlCl3 का डाइमर Al2Cl3 और AlCl3 होल N का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। अब अपन चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। BH3 में मैंने आपको बताया था कि BH3 भी डाइमर फॉर्म करता है, तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है BH3। इसका देखते हैं। नेक्स्ट आते चलिए अपन BH3। BH3 को बेसिकली अगर देखा जाए तो BH3 मॉलिक्यूल में बोरॉन है और 3 हाइड्रोजन से अटैच है। इस BH3 को बोलते हैं बोरेन। क्या बोलते हैं? बोरेन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं बोरॉन के बारे में। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 है, राइट। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाना है, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में गया तो बोरॉन के पास 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये बोरॉन क्या करेगा? बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपको स्ट्रक्चर तो पता है, ये BH3 स्ट्रक्चर बनाएगा। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, 2p वैकेंट होगा। sp2 फिर इसका बोलिए प्लेनर या नॉन प्लेनर? sp2 है तो ये प्लेनर रहेगा। पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर रहेगा, राइट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये लेविस एसिड होगा। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था, आप सोचिए खुद से कि BH3 ये बेसिकली डाइमर फॉर्म करेगा ही नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन, ये BH3 डाइमर फॉर्म करेगा ही नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया था? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है और कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये इजीली डाइमर फॉर्म कर सकता है। तो जब BH3 डाइमर फॉर्म करेगा तो ये बन जाएगा B2H6। क्या बन जाएगा? B2H6। B2H6 का नेम होता है डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन। और देखिए B2H6 में क्या होगा? 2 BH3 आएंगे और ये कंबाइन हो जाएंगे। कैसे कंबाइन होंगे? जस्ट मैंने आपको भी AlCl3 का कॉम्बिनेशन दिखाया था, कुछ वैसे ही यहाँ पे सोचिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा? बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक वैकेंट ऑर्बिटल। नेक्स्ट बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आएगा, एक और वैकेंट ऑर्बिटल। आई होप इतना क्लियर है। देखिए ये थोड़ा सा एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट केस में क्या हो रहा था एल्यूमिनियम क्लोराइड में, वहां पे क्लोरीन के पास लोन पेयर था, तो वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा था। वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, राइट। वहां पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन के पास लोन पेयर था, लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा था। क्लियर है? लेकिन इस केस में क्या होता है, देखा गया कि यार हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है। अब हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या होता है, ये जो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, मतलब ऐसा भी कभी नहीं देखा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक ना। यहां पे क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्म हुए बोरॉन हाइड्रोजन के बीच में, ये बोरॉन हाइड्रोजन के बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर, ये इसमें शिफ्ट हो सकता है। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से यहां के, ये इसमें शिफ्ट हो सकता है। मींस स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, सिर्फ सुनते जाना अभी। बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन ये बोरॉन से अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
और ये बोरॉन। ठीक, अब क्या हुआ, अभी तक हमने पता है जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी मैंने आपको मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग में या फिर बचपन से लेके जितने भी आपने मॉलिक्यूल देखा था, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि लेट्स से H2O OHH, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन एक डोनेट करेगा, दोनों मिलकर शेयरिंग होगा और यहां से बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन इन पे जरा कॉन्सेंट्रेट करो, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, इस बॉन्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए आप देख रहे हैं कि बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन में कितने सेंटर हैं, कितने एटम हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 1 2 3 एटम्स हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इन तीनों में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, आपको पता है कि यही 2 इलेक्ट्रॉन तो इनमें शेयर्ड हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन इनमें शेयर्ड हैं। समझ में आया क्या? तो जो इस बॉन्ड को बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नहीं समझा ना? यूजुअली क्या होता है कि 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नॉर्मल बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2C2E बॉन्ड। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 3 सेंटर 3 एटम है और जस्ट इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसलिए इनको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिमिलरली बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, इसमें भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा तो इसको भी बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एंड सिंस ये जो बॉन्ड दिख रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, BH3 BH3 के बीच में एज अ ब्रिज वर्क कर रहा है, इसीलिए इनको बोलते हैं ब्रिजिंग बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड। और इनका शेप ऐसे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे बनाना टाइप दिख रहा है, इसलिए इनको अपन प्यार से बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। समझ में आया क्या? बस नेम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट बनाना टाइप दिख रहा है, बनाना टाइप तो नहीं दिख रहा है लेकिन चलिए बनाना टाइप ऐसे दिख रहा है, इसलिए अपन इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। नीचे वाला भी देखेंगे आप, ये बोरॉन, ये वाला, ये जो बॉन्ड दिख रहा है इसमें भी देखेंगे 3 सेंटर है, राइट? और कितने इलेक्ट्रॉन है? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है। इन बोरॉन हाइड्रोजन के जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये यही 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर्ड रहेंगे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड रहेंगे। इनको भी बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी ब्रिज बॉन्ड है या बनाना बॉन्ड है। लेकिन ये जो नॉर्मल मीन्स ये जो बोरॉन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड दिख रहा है, या फिर ये, या फिर बोरॉन हाइड्रोजन ये, या फिर ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं इनके पीछे 2 सेंटर है, बोरॉन और हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो इनको बोलते हैं नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है क्या? मैं बोल सकता हूं कि B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? तो ये भी कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। क्लियर है? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? तो B2H6 का, अब चलिए अपन बात करते हैं आगे की। B2H6 में अगर ये बोरॉन देखा जाए तो ये इफेक्टिवली 4 हाइड्रोजन से अटैच है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको अपन बोलेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई? तो फिर से जैसे मैंने आपको Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बताया था, एल्यूमिनियम रहेगा, 2 क्लोरीन अगर सेम प्लेन में रहेंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे, फिर से सेम प्लेन में रहेंगे। समझ में आ रहा है ये? तो ये स्ट्रक्चर भी अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, मान लीजिए बोरॉन है, अगर इन दोनों को आपने सेम प्लेन में रख दिया, दोनों ये परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे, ये भी परपेंडिकुलर प्लेन में, ये दोनों फिर से सेम प्लेन में आ जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? आप बोल सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्ट्रक्चर पोलर है या नॉन पोलर है? तो ये स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, राइट? बिकॉज इस बोरॉन के चारों हाइड्रोजन सेम है, इस बोरॉन के भी चारों हाइड्रोजन सेम है, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, नॉन पोलर होगा बिकॉज म्यू इक्वल्स टू 0। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अब ध्यान से सुनते हैं यार, हुआ क्या कि देखिए, अगर आप इस बोरॉन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला, ये 2 डोनेट भी कर रहा है यार। समझ में आ रहा है? हो क्या रहा है, लास्ट वाले केस में एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोरीन 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 में
ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा था, ये अपना साक्षात लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा था। तो इस एल्यूमिनियम के पास 4 बॉन्ड आ जा रहे थे परमानेंट, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। लेकिन यहां पे क्या होता है, बोरॉन को ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज वैसे परमानेंट नहीं दे रहा है, ठीक। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन परमानेंटली इसमें नहीं जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी दोनों में डिलोकेलाइज्ड रहेगा। तो यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने वाला है। मींस यहां पे क्या होगा, मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये तभी 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दें, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ना इसमें ऐसे डिलोकेलाइज्ड होते रहेंगे, राइट। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं तो बोरॉन के पास 2 बॉन्ड और इधर भी 2 बॉन्ड बन गए। इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस बेचारे बोरॉन की बैंड बच जाएगी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उस टाइम पे। अगर मान लीजिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, समझने का ट्राई करना, इधर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर दे दे तो फिर से ये बोरॉन कंप्लीट 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब उस टाइम पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, टेम्पररी टाइम पे ऑक्टेट का कंप्लीशन होता है। मीन्स यहां पे मैं एक सेंस लिख सकता हूं कि टेम्पररीली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, मतलब यहां पे परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जस्ट टेम्पररी टाइम के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका बेचारे का रह जाएगा। इधर रहे होंगे तो इसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, इसका नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसीलिए यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, समझ में आया। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये भी लेविस एसिड होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। आप बोल सकते हैं ये भी लेविस एसिड होगा। आई होप इतना पॉइंट्स क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल है। एक चीज और, वन प्लेन में, ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, तो वन प्लेन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सोच समझ के आंसर देना। वन प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम हो सकते हैं, वन प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम हो सकते हैं। आंसर क्या है आपका, तो यहां पे मैक्सिमम 6 एटम वन प्लेन में हो सकते हैं। चलिए मैं लॉजिक बता रहा हूं इसका, तो मैक्सिमम 6 एटम्स इन वन प्लेन। कैसे, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, चलिए यहां पे B2CH6 का, आपको पता है टेट्राहेड्रल है दोनों। मान लीजिए बोरॉन, दोनों अगर ये सेम प्लेन में हो गया, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर, बोरॉन ये हाइड्रोजन तो कॉमन है तो इसको भी प्लेन के बाहर आना पड़ेगा, इसको भी प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा, फिर ये प्लेन में ये प्लेन में। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कैसा है, मतलब ये स्ट्रक्चर अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, बोरॉन दोनों हाइड्रोजन प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, ये हाइड्रोजन दिख रहा है प्लेन के बाहर है, ऐसे बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन बनाओ और ये प्लेन के ऐसे बाहर है, समझ में आ रहा है। ये बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन वो एकदम प्लेन के ऐसे अंदर रहेगा, राइट, और ये दोनों प्लेन में रहेंगे। देखिए वन प्लेन में कितने एटम आ रहे हैं, अगर बोर्ड का प्लेन ले लूं, बोरॉन बोर्ड के प्लेन में है, बोरॉन बोर्ड के प्लेन में, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कितने 6 एटम वन प्लेन में है। इसलिए मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम 6 एटम्स इन वन प्लेन। क्लियर है क्या। अब एक चीज और, तो ये डाइमेराइजेशन क्यों हुआ जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो डाइमेराइजेशन होने का, इनका डाइमेराइजेशन क्यों हुआ, तो रीजन इसका ये है कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डाइमेराइजेशन हो रहा है। क्लियर है क्या। तो आप एक चीज लिख सकते हैं कि डाइमेराइजेशन होने का ड्राइविंग फोर्स क्या है, आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन की व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स, what is driving force, what is driving force for dimerization, what is driving force for dimerization। तो फिर आंसर क्या होगा आपका कि टू अचीव, आंसर लिखिए टू अचीव टेम्पररी
कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, मतलब ये जो B2H6 है, ठीक, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं तो ये तो BH2 प्लस बन जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और ये BH4 माइनस बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर ही आ गया इसके बीच में, तो ये BH2 प्लस बन जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये क्या बन जाएगा BH4 माइनस, मीन्स ये BH2 प्लस BH4 माइनस। तो जो BH4 माइनस बना इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। या फिर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए होते तो ये बन जाता पहला वाला BH4 माइनस एंड BH2 प्लस बन जाता। तो इस टेम्पररी टाइम पे जब ये BH4 माइनस बनेगा तो इस वाले बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये जब BH4 माइनस बनेगा तो इस वाले बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टेम्पररी टाइम के लिए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होते रहता है। पहले तो किसी का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं था भाई, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन था, ना ही से तो कुछ अच्छा है, राइट, इसीलिए डाइमराइजेशन होता है। एक चीज याद रखना, डाइमराइजेशन होने के बाद भी अगर आपसे कोई पूछे BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। B2H6 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका भी ऑक्टेट दोनों का परमानेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि B2H6 is electron deficient. B2H6 is इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसका प्रूफ क्या है, इसलिए अपन इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी बता सकते हैं आपको। प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, प्रूफ ये है कि अगर आपने B2H6 को टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसको बोलते हैं THF, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। THF में अगर रख दोगे तो ये क्या करेगा, THF के साथ मिलके ऐसा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट करेगा, और ये BHH माइनस ऑक्सीजन प्लस, ये कंपाउंड फॉर्म करता है। B2H6 THF के साथ मिलके, ये जो B2H6 था BH3 तो अपना BH3 अलग आ जाएगा, और ये BH3 ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर ये ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करे तो बोरॉन का ऑक्टेट अब परमानेंट कंप्लीट हो जाएगा। B2H6 में टेम्पररी कंप्लीट था, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर देखा इसने, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, बोरॉन को डोनेट कर देगा, बोरॉन भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट करना चाहेगा, बिकॉज अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है परमानेंट, जैसे ही लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा अब बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर, क्यों हो रहा है रिएक्शन, तो फॉर परमानेंट कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ B2H6। आपको B2H6 का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, तो बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलिए मैं इसको वेज से डिनोट कर देता हूं, एक को मैं डैश से डिनोट कर देता हूं, ऑलराइट। फिर बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डैश से ही रहेगा और ये वेज से रहेगा। स्ट्रक्चर समझ में आया होगा यार। ये जो एंगल देखा जाए तो ये एंगल बेसिकली 122 डिग्री होता है, ये एंगल एग्जैक्टली देखा जाए तो 97 डिग्री होता है। वैल्यू आपको लर्न नहीं करना है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, बस आपको ये लर्न करना है, ये एंगल ज्यादा होता है इससे, बस ये याद रखें। यार ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये एज अ ब्रिज बॉन्ड में है, इसलिए इनको मैं HB से डिनोट करूंगा, ब्रिजिंग हाइड्रोजन।
इसको इसलिए मैं HB से डिनोट करता हूं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ठीक ना। ये हाइड्रोजन लास्ट में है, टर्मिनल पोजीशन पे है, इसलिए इनको चलिए मैं टर्मिनल हाइड्रोजन HT से डिनोट कर देता हूं, ये भी HT से डिनोट कर देता हूं, HT से डिनोट कर देता हूं, HT से डिनोट कर देता हूं। आई होप आपको HT और HB का मतलब समझ में आया होगा। HT मीन्स टर्मिनल हाइड्रोजन, HB मीन्स ब्रिजिंग हाइड्रोजन। अब क्या होगा, आपको एक चीज दिख रहा होगा यार, टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन, टर्मिनल हाइड्रोजन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोरॉन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? तो आप जस्ट ये वैल्यू देख के बता सकते हैं कि टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन, टर्मिनल हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि HB का मतलब है ब्रिजिंग हाइड्रोजन, HT का मतलब है टर्मिनल हाइड्रोजन। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है, और आपको शायद एक चीज पता होगा, मैंने पढ़ाया था थीटा इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, परसेंटेज एस इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। पता है क्या? तो अब बोलिए, अगर ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो इसमें परसेंटेज एस ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? अगर इसमें परसेंटेज एस ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। तो मैं अगर एक चीज बोलूं, बॉन्ड एंगल अगर मैं कंपेयर करूं, बॉन्ड एंगल बोरॉन टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरॉन ब्रिजिंग हाइड्रोजन, सॉरी टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन, टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन टर्मिनल हाइड्रोजन, और ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोरॉन ब्रिजिंग हाइड्रोजन, 3 आइटम लेना पड़ेगा बॉन्ड एंगल के लिए। टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन टर्मिनल हाइड्रोजन एक एंगल, दूसरा एंगल ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोरॉन ब्रिजिंग हाइड्रोजन दूसरा एंगल। कौन सा एंगल ज्यादा है? ऑफ कोर्स टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन टर्मिनल हाइड्रोजन का एंगल ज्यादा है। तो अगर ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसमें परसेंटेज एस ज्यादा है, परसेंटेज एस ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरॉन एंड ब्रिजिंग हाइड्रोजन, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? तो यार इसमें परसेंटेजेस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन एंड बोरॉन, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये बॉन्ड लेंथ कम होगा। ये पॉइंट क्लियर है? एक चीज और याद रख लें, ये जो एंगल है, तो ये एंगल बेसिकली इन दोनों से मिलकर बना है, तो इसमें परसेंटेजेस ज्यादा है, इनमें परसेंटेजेस कम है। एक में परसेंटेजेस ज्यादा है, एक में परसेंटेजेस कम। कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं। देखिए ये जो 122 डिग्री एंगल है, ये इन दोनों बॉन्ड से मिलकर बना है, राइट? ये जो एंगल है, ये इन दोनों बॉन्ड से मिलकर बना है। तो इन दोनों बॉन्ड एंगल ज्यादा है, मींस इन दोनों बॉन्ड में परसेंटेजेस ज्यादा होगा। ये जो बॉन्ड बना है, जो एंगल है, इन दोनों बॉन्ड से मिलकर बना है, तो इन दोनों में परसेंटेजेस कम होगा। क्लियर है? परसेंटेजेस ज्यादा है मतलब बॉन्ड एंगल ज्यादा है, परसेंटेजेस ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ये जो एंगल दिख रहा है, इस एंगल में दो बॉन्ड हैं, एक तो ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, इसमें परसेंटेजेस ज्यादा, इसमें परसेंटेजेस कम। तो अगर मैं बोलूं इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो ये इन दोनों के बीच में होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये एंगल इससे जस्ट आपको याद ही रखना है, ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल अगर गामा है, ये गामा है, ये बीटा है और ये अल्फा है, आप नेक्स्ट चीज क्या बोल सकते हो कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन गामा। आई होप इतना चमका। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर लिया अपने, बॉन्ड एंगल कंपेयर कर लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, ऑल्दो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहां से ब्रिजिंग हाइड्रोजन को हटाना बहुत डिफिकल्ट है। ब्रिजिंग हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इससे। देखिए बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। रीजन इज, जब आपको ब्रिजिंग हाइड्रोजन हटाना है तो सिर्फ एक बॉन्ड नहीं, इधर से भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये बॉन्ड आप HB हटा सकते हैं। लेकिन अगर टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाना है तो जस्ट H2 को आप यहां से ब्रेक करिए, HT बाहर निकल जाएगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, मान लीजिए अगर आपको कोई हाइड्रोजन को हटाना है, कौन सा हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, टर्मिनल वाला या ब्रिजिंग वाला? टर्मिनल वाला। तो टर्मिनल वाला हाइड्रोजन BH बॉन्ड वीक होगा,
ब्रिजिंग वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा। आप एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ब्रिजिंग बॉन्ड are stronger than terminal bond. Bridging bond are stronger than terminal bond. इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये है कि ब्रिजिंग बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं अगर आप ये रिएक्शन करोगे B2H6 प्लस CH3Cl 4CH3Cl से मैं ये लिख देता हूं, तो ये पता है क्या बनता है, ये बनता है बोरॉन हाइड्रोजन मिथाइल प्लस 4HCl। ये रिएक्शन आप मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। B2H6 का रिएक्शन अगर आप मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो ये जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है ये इजीली मिथाइल से रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन ब्रिजिंग वाला हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस नहीं होता है। इसका मतलब ये प्रूफ है कि टर्मिनल वाला बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, ब्रिजिंग वाला बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग है। क्लियर है? इसलिए अभी के लिए आज के लिए इतना ही। अभी और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको ये टॉपिक और क्लियर होगा। ठीक ना? फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।